तो सुप्रभात, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और यूजीसी नेट और सेट के लिए जो हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज चल रही थी उसमें लेके आए आज हम वन लाइनर। और वन लाइनर के अंतर्गत साथियों आज है भारतीय राजनीतिक विचारक। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को एंड तक देखें और एंड में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं साथियों आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है कौटिल्य ने लिखा है। तो कौटिल्य ने क्या लिखा है? कौटिल्य की जो रचना है वह है अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र किस पे आधारित है साथियों? नाम अर्थशास्त्र है लेकिन ये राजनीति पर आधारित है। किस पर आधारित है? राजनीति पर। अगला प्रश्न देखिए साथियों, राजा राम मोहन राय ने जिस विचार का समर्थन किया वह महिलाओं के संपत्ति के अधिकार, यानी कि राजा राम मोहन राय पिता की जो संपत्ति होती है उस पर महिलाओं का भी अधिकार, यानी कि बेटियों का भी अधिकार होना चाहिए। ये राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों में बताया। और उन्होंने कहा कि उसका 1/4 यानी कि 1/4 हम कह सकते हैं, 1/4 हिस्सा पुत्रियों को मिलना चाहिए संपत्ति का। अगला देखें, दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता स्थापित की। तो उन्होंने किसमें? वेदों में। यानी कि दयानंद सरस्वती ने नारा लगाया था कि वेदों की ओर लौटो। अगला देखिए, दादा भाई नौरोजी प्रमुख विचारक थे। किसके थे? तो उदारवादी, भारतीय उदारवादियों में, यानी कि उदारवादी विचारक थे। अगला देखिए साथियों, गोखले राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। किसके हैं? तो महात्मा गांधी जी के गुरु माने जाते हैं और जिन्ना के भी गोखले गुरु माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, तिलक ने मांगा है स्वराज। क्या मांगा है? स्वराज। उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला देखिए, गांधी जी ने लिखा है, यानी कि निम्न में से गांधी जी की पुस्तक देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो नेहरू जी की है, और इंडिया विंस फ्रीडम ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, और हिंद स्वराज किनकी है? महात्मा गांधी की है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इनमें से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इनमें से तो ये है गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न है किसने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो अभी बताया साथियों किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला देखिए, और कब कहा था तिलक ने? 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एकीकरण हुआ था, और 1916 में ही लखनऊ पैक्ट, देखिए जो पूना पैक्ट है वो तो गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था, लेकिन लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। तो मुस्लिम लीग ने तो उस समय क्या कि जो 1909 में मुस्लिमों को प्रथम निर्वाचन दिया गया, तो उस मसले को लेकर इनमें मतभेद चल रहे थे। तो जब लखनऊ पैक्ट हुआ तो इन दोनों का एकीकरण हो गया। अगला देखिए, मैकियावली कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं? देखिए मैकियावली से, क्योंकि जो मैकियावली है वो आधुनिक राजनीति का जनक कहा जाता है, और उसने प्रथम बार धर्म को राजनीति से अलग करने का प्रयास किया, इसीलिए उसको आधुनिक राजनीति का जनक कहा जाता है। फिर प्रोफेसर डनिंग ने उसे अपने युग का शिशु कहा है, यानी कि अपने युग का शिशु कहा है किसने? प्रोफेसर डनिंग ने। अगला देखिए, भारत में किस धार्मिक सुधार आंदोलन ने राष्ट्रवाद को प्रभावित किया है? तो ये ब्रह्म समाज और आर्य समाज ने राष्ट्रवाद को प्रभावित किया है। देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना वो राजा राम मोहन राय ने की थी, और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला देखिए साथियों, महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित हुए? तो सबसे ज़्यादा हुए थे टॉलस्टॉय से। किससे प्रभावित हुए थे? टॉलस्टॉय से। अगला देखिए, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया था दयानंद सरस्वती ने। और स्वराज प्रस्ताव 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखिए 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। ये इससे
1906 आया, इसलिए मैं इससे रिलेटेड वो बता दिया। अगला देखिए, भीमराव अंबेडकर ने हिंदू परिवार में जन्म लिया, परंतु उन्होंने स्वीकार किया, तो उन्होंने स्वीकार किया था बौद्ध धर्म को। 14 अप्रैल 1956 के दिन 3 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, और इसके 6 दिसंबर 1956 के दिन उनकी मृत्यु हो जाती है और वो देवलोक गमन कर जाते हैं। अगला देखिए साथियों, ये संदेश किसने दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो? तो ये भीमराव अंबेडकर जी ने ये संदेश दिया था। अगला देखिए, आधुनिक भारत के निर्माता है, तो आधुनिक भारत के निर्माता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष है और प्रथम विदेश मंत्री है। अगला देखिए, जवाहरलाल नेहरू घोर समर्थक थे, किसके थे? तो वो समाजवाद पंथ निरपेक्ष राज्य के, यानी वो एक समाजवादी विचारक थे। और कौन से समाजवादी? प्रजातांत्रिक समाजवादी विचारक थे। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया, तो जेपी नारायण ने। किसने किया था? जेपी नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पार्टियां नहीं होनी चाहिए और बिना किसी पार्टी, हर व्यक्ति अपनी छवि से खड़ा होकर इलेक्शन जीते और वो लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे बिना दल के। अगला है कौटिल्य के मतानुसार, देखिए, 2 राष्ट्रों के मध्यवर्ती होना चाहिए, यानी कि राज्य को कैसा होना चाहिए? कौटिल्य के अनुसार राज्य को कैसा होना चाहिए? तो 2 राष्ट्र है, उनके बीच में मध्यवर्ती यानी मीडिएटर का काम करना चाहिए, ना तो दोनों से शत्रुता ना दोनों से मित्रता। इस प्रकार से निष्पक्ष रहना चाहिए। अगला देखिए, कौटिल्य के मतानुसार जरूरी क्या है? तो राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है। कौटिल्य ने कहा है कि राज्य की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि है, न कि व्यक्ति की स्वतंत्रता। राजाराम मोहन राय पहले भारतीय राजनीतिक चिंतन थे जिनकी मांग थी, तो उनकी क्या मांग थी? कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाए। जो देखिए, विलियम बेंटिक और राजाराम मोहन राय ने लगभग 1830 के आसपास या 1836 में ऐसा इन्होंने एक कानून लाया और उसमें सती प्रथा का उन्मूलन किया। देखिए, इसके अंतर्गत ऐसा है साथियों कि राजाराम मोहन राय के जो बड़े भाई थे उनका देहांत हो जाता है और उनकी जो भाभी है उसको ज़बरदस्ती से सती कराया जाता है। तो इस घटना को देखकर राजाराम मोहन राय का हृदय परिवर्तन हो जाता है और उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन करने का एक दृढ़ संकल्प ले लिया और उसको पूरा किया। कौटिल्य के अनुसार राज्य का कौन सा अंग नहीं है? देखिए, कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए थे जिसको राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहते हैं, और कौटिल्य ने राज्य को एक जैविक ऑर्गेनिज्म माना है, यानी कि जैविक इकाई माना है। तो स्वामी है, अमात्य है और जनपद है, संभाग नहीं है। अगला देखिए, किसने ब्रिटिश राज को खर्चीला तथा नैतिक दृष्टि से दोषी ठहराया? तो ये ठहराया है गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला देखिए साथियों, किसको भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। और किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट के अंतर्गत तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। अगला देखिए, कौन सा वाक्य गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है? तो गांधी जी राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते थे वो, और इसीलिए गांधी जी का जो दर्शन अराजकतावादी है। अराजकतावादी वो विचारक होते हैं जो राज्य को एक बुराई के तौर पर देखते हैं, उन्हें अराजकतावादी, और वो राज्य विहीन समाज चाहते हैं, यानी कि राज्य नहीं होना चाहिए क्योंकि राज्य लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को बाधित करता है, व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाता है, इसलिए गांधी जी भी चाहते थे कि राज्य नहीं हो। अंबेडकर ने सामाजिक राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक सामाजिक न्याय, यानी कि वो क्या चाहते थे? सामाजिक न्याय चाहते थे। अगला देखिए,
किसने संपूर्ण क्रांति की अवधारणा दी? देखिए संपूर्ण यानी टोटल रिवोल्यूशन दी थी जयप्रकाश नारायण ने, यानी कि 1975 में जयप्रकाश नारायण ने 7 क्षेत्रों में यानी सप्त क्रांति को, या उसको हम कह सकते हैं सप्त क्रांति को ही संपूर्ण क्रांति कहा जाता है। तो 7 क्षेत्रों में एक साथ परिवर्तन लाने वाली इस अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसे संपूर्ण क्रांति या सप्त क्रांति कहा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में की थी। राज्य एक देवीकृत है, किंतु जिसके चिंतन में सामाजिक समझौता का तत्व भी निहित है। ये कथन किसका है? तो ये कौटिल्य का है। किसका है? कौटिल्य का। कौटिल्य राज्य का जो उत्पत्ति सिद्धांत है उसमें देवी सिद्धांत का समर्थन करता है। अगला देखिए, और कौटिल्य ने राज्य को चलाने के लिए साम दाम दंड भेद और षड्गुण नीति और सब ये, और इसके अलावा उनको कई प्रकार की जो विदेश नीतियां हैं वो भी कौटिल्य ने बताई थी। कौटिल्य ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो कौटिल्य ने मत्स्य न्याय सिद्धांत, यानी कि जो मत्स्य न्याय, अर्थात मत्स्य न्याय में ऐसा होता है कि जिस प्रकार समुद्र में छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है, वैसे ही समाज के अंतर्गत जो शक्तिशाली लोग हैं वो कमज़ोर और दुर्बल लोगों पर शासन करते हैं और उनको प्रताड़ित करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं या उनके हितों को खा जाते हैं। तो इस प्रकार कौटिल्य ने ये जो अव्यवस्था थी इसको मत्स्य न्याय सिद्धांत दिया। गांधी जी के सर्वोदय संबंधी विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा? तो इसका प्रभाव पड़ा था जॉन रस्किन का। किसका प्रभाव पड़ा था? जॉन रस्किन का। जॉन रस्किन की एक पुस्तक है अनटू दिस लास्ट, वो जिन्होंने उसका अनुवाद किस में किया था? सर्वोदय में। और सर्वोदय किस में थी? गुजराती भाषा में थी। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति तो शक्ति सिद्धांत, ये कौटिल्य के अनुसार देवीय सिद्धांत भी है और शक्ति सिद्धांत भी है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से देखिए वो मत्स्य जो न्याय सिद्धांत आया था, मत्स्य न्याय सिद्धांत शक्ति सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि उसमें शक्तिशाली व्यक्ति दुर्बल व्यक्तियों के हितों को खा जाते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गांधी दृष्टि से संबंधित नहीं है? तो देखिए निष्क्रिय प्रतिरोध, ये जो निष्क्रिय प्रतिरोध है ये अरविंद घोष का है। किसका है? अरविंद घोष का है। सविनय अवज्ञा है, सर्वोदय है, साधन साध्य संगति है। गांधी जी ने जब भी कोई कार्य किया तो उन्होंने साधनों की पवित्रता पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि आपका साध्य कैसा ही हो लेकिन साधन पवित्र होना चाहिए। अगर आपका साध्य तो पवित्र है लेकिन साधन अपवित्र है, अगर उन्होंने कहा कि धर्म के बिना अगर राजनीति है तो वो मृत्यु जाल है। क्या है? मृत्यु जाल है धर्म के बिना। उन्होंने 7 पाप बताए थे, 7 महापाप बताए थे गांधी जी ने, जिस प्रकार के धर्म के बिना राजनीति और ईमानदारी के बिना धन तो और चोरी, ये सब पाप के अंदर आते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या गांधी के एकादश व्रत में शामिल नहीं है? देखिए गांधी जी ने 11 एकादश यानी कि 11 महाव्रत दिए थे। 11 महाव्रत में अपरिग्रह है, जीवाकृत श्रम है, अस्तेय है और अनुशासन नहीं है। तो इसमें अनुशासन उन्होंने नहीं दिया था। ऐसा भी पूछा जा सकता है साथियों कि एकादश महाव्रत किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से संबंधित है। धर्म पर कार्ल मार्क्स के विचारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए साथियों, ये जो हमारे भारतीय राजनीतिक विचार की क्लास चल रही है लेकिन इसमें मार्क्स आया, तो जब हम गांधी जी को पढ़ते हैं तो कार्ल मार्क्स को समकक्ष लेकर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि गांधी जी के और कार्ल मार्क्स के जो विचार है, राज्य संबंधी विचार है, वो दोनों के लगभग समान है। लेकिन कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है वो हिंसा पर आधारित है और जबकि गांधी जी का अहिंसा पर आधारित है। अगला देखिए, तो धर्म लोगों के लिए अफीम है, बिल्कुल सही है। ये किसने कहा था? ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। उन्होंने कहा था ये उत्पीड़ित प्राणी की आह है और हृदयहीन दुनिया की संवेदना है और आत्महीन परिस्थितियों की आत्मा है। अगला देखिए, और फिर उन्होंने धर्म अपने अनुयायियों को नशे में डालकर उन्मादी बना देता है। मनुष्य की पीड़ा वास्तविक है मगर उसका उपचार अवास्तविक है। तो इनमें से सही कथन पूछा है, तो पहला सही है, दूसरा सही है
और तीसरा गलत है, क्योंकि उन्होंने धर्म को अफीम बता दिया था, तो यहाँ पे ऐसा नहीं बताया है और ये सही है। तो 1, 2, 4 सही है। अगला देखिए, किस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या तो की, जबकि सवाल इसे बदलने का था। कार्ल मार्क्स ये चाहते थे कि जो ये व्यवस्था है, आप सब तो इसकी परिभाषा तो दे रहे हो, लेकिन इसको बदलने का प्रयास कोई नहीं कर रहे हो। तो ये लिखा था थीसिस ऑन फायरबाख, यानी कि किस पुस्तक में लिखा था? थीसिस ऑन फायरबाख। जब कार्ल मार्क्स का भौतिक द्वंद्वात्मकवाद पढ़ते हैं तो उसमें एक तो भौतिकवाद आता है, एक द्वंद्वात्मकवाद आता है। तो ये एक तो हीगल से लिया है और एक फायरबाख से लिया है। अगला देखिए, मार्क्सवाद में से हिंसा निकाल दी जाए तो उसे गांधीवाद कहा जा सकता है। देखिए, मैंने ये कहा ना, उसमें हिंसा का ही फर्क है। तो ये कथन है मशरूवाला का। किसका है? मशरूवाला का है। वह कौन सी योजना थी जिसके बारे में गांधी जी ने टिप्पणी की थी कि यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम आगे की तारीख वाला चेक है? तो इसको गांधी जी ने पोस्टेड डेटेड चेक ऐसे भी नाम दिया था। तो वो है क्रिप्स मिशन। कौन सा है? क्रिप्स मिशन। अगला देखिए, कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में ये किसने कहा कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ? तो ये कहने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिए, वैलेंटाइन सिरोस ने किसके बारे में कहा है कि असंतोष फैलाने वालों के अत्यंत खतरनाक अगुवाओं में एक एवं समुचित में भारतीय अशांति के जनक है? ये पहले भी आ गया साथियों। ये भारतीय अशांति के जनक कौन है? बाल गंगाधर तिलक को कहा है। किसने कहा है? वैलेंटाइन सिरोस ने। अब देखिए, ये आ गए 7 महापाप। सिद्धांतों के बिना राजनीति, यानी कि धर्म के बिना राजनीति, श्रम के बिना, यानी कि श्रम परिश्रम के बिना धन, आत्मा के बिना आनंद, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना वाणिज्य यानी व्यापार, और मानवता के बिना विज्ञान, और त्याग के बिना पूजा, सब व्यर्थ है। तो ये 7 महापाप किसके हैं? ये महात्मा गांधी ने 7 महापाप बताए हैं। 1942 में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये कई बार प्रश्न पूछा गया साथियों। किस पुस्तक में गांधी जी ने सभ्यता को शैतानी, यानी कि कौन सी, यहाँ पे जो ब्रिटेन की जो सभ्यता थी या इंग्लैंड की जो सभ्यता थी उसको शैतानी सभ्यता का नाम दिया है? तो किस में दिया है? हिंद स्वराज में। रेडिकल मानवतावादी किन्हें स्वीकारा जाता है? तो रेडिकल मानवतावादी है एम.एन. राय को। किसको? एम.एन. राय को। तो साथियों, आज के ये इम्पोर्टेंट वन लाइनर की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथियों, इसके साथ ही एक छोटी सी, आप पॉलिटी से आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो जितनी भी बुक्स है और जितने विचारकों की जो बुक्स है उसके लिए मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूं, तो आप मेरे शॉर्ट्स देख ले, तो उनसे आपके बुक के जितने भी प्रश्न हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि साथियों, कम से कम 5 से 7 प्रश्न वहाँ पहुँच जाएंगे यूजीसी नेट में बुक्स के बारे में, कि कौन सी बुक्स किसकी है, मिलान कीजिए, या डायरेक्ट बुक्स का नाम आ जाएगा कि मान लीजिए कि लेवियाथन बुक किसकी है, या टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट ये किसकी बुक है। तो इस प्रकार से बुक्स के नाम पूछे जाएंगे। तो मेरे शॉर्ट नोट में ये जो शॉर्ट्स वीडियो आते हैं उनमें केवल मैं बुक्स के नाम ही बताता हूँ। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।